वालेकुम अहमदाद सुन लो। आज फिर पूरा दिन सफ़र में गुजरा। आज मुझे जाना था हैदराबाद से अपने गांव जोही, और वहां से अभी अभी वापस पहुंचा हूं हैदराबाद। तो क्योंकि सारा दिन आपसे कोई रब्ता नहीं हुआ था, सुबह ही एक वीडियो जो की थी वो आपको दोपहर के बाद मिली। अ, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में एक सियासी मंजरनामा है उस पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट अदालती है, लेकिन उसका ताल्लुक बराह रास्त सियासत से है, और वो है जो 7 रुकनी बेंच का फैसला असद नोटिस केस, 6 जजों का खत, और उस पर अब फैसला भी आ गया है। एक जज साहब जो ये आफरीदी साहब, उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर दिया है, इख्तिलाफी नोट लिखा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें की हैं उसमें यानी वो जो फैसले में जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसमें उन्होंने अदम इत्तफाक किया है कि फैसले की कई बातों से, जिसमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को तलब करने के हवाले से इशूज़ या कुछ और मामला। लेकिन बहरहाल अब ये मामला क्योंकि 29 अप्रैल तक है और इससे बहुत कुछ निकलने के इम्कानात हैं। तवक्को है कि इस मामले से बहुत कुछ जो है वो सामने आएगा। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ सोसाइटी इंतहाई ज़्यादा पोलराइज्ड है। एक वाक़या हुआ था बहावलनगर का, आपने देखा कि उस वाक़े की बुनियाद पर सियासत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। उसमें एक पार्टी जो है वो फौज के साथ खड़ी हो गई, एक पार्टी पुलिस के साथ खड़ी हो गई। हालांकि दोनों पार्टियां अपने अपने टाइम पर फौज के सियासी किरदार या फिर ये वाला किरदार जो इल्ज़ाम है फौज के ऊपर, फौजी हुकाम के ऊपर, फौजी एहलकारों के ऊपर कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया है, उसकी शाकी रही है। यानी पीटीआई आजकल गिले में कर रही है, और अपना मुस्लिम लीग नून माजी में करती रही है, और आजकल मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़रा उस तरफ खड़ी हुई है, लाइन के उस पार, जिस पार पहले पीटीआई खड़ी हुई थी। अब पीटीआई उस पार है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून खड़ी हुई थी। एतदाल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो वो बिल्कुल उसी तरह जो जजों का मामला था, जजों के खत का मामला था, उस पर भी ऐसा ही रवैया अख्तियार किया गया कि हमारे जज और हमारे मुखालिफ जज, खत क्या आ गया, एक भौचाल सा मचा दिया गया था। हम नहीं कहते थे कि अपना मुदाखलत होती है। भाई मुदाखलत तो अब जो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें फैसले में ये कहा गया कि जो मुदाखलत का जिक्र किया गया है जिन वाक़यात का खत में, ये वो वाक़यात हैं जो साबिक चीफ जस्टिस के दौर के हैं, तो यानी साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौर के हैं, मौजूदा दौर के वाक़यात नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, जिस तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है कि जी सियासत अपना अदालती उमूर में फौजी मुदाखलत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में ये फैसला दे दिया हुआ है कि मुदाखलत हुई थी, मुदाखलत करके भुट्टो का जो अदालती कत्ल किया गया था, यही हुआ था ना। तो उसका भी वो हवाला दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ एतदाल नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो वो अपनी अपनी साइड पर खड़ी हो जाती हैं, और उसमें ये नहीं देखती कि होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए। यानी मुदाखलत होती है, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। मुदाखलत कभी होती थी पीटीआई के हक में, और कभी पीटीआई के खिलाफ हो रही होगी, कोई शक नहीं है इसमें। कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती थी, कभी मुस्लिम लीग नून के हक में होती थी, इसमें कोई शक नहीं है। सारा कुछ यानी आईजीआई का बनना, भुट्टो शहीद की फांसी, जो कुछ होता रहा है पाकिस्तान में, तो वो सारा कुछ सबके सामने है। तो भाई एक बार बैठकर एक लाइन ड्रॉ कर ले कि भाई मुदाखलत किसी के भी हक में हो, किसी के भी खिलाफ हो, काबिल कबूल नहीं है। आज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सारी खड़े होकर कहती है कि जी हमारे हक में भी आप मुदाखलत ना करें अदलिया में, या हमारे मुखालफिन के खिलाफ भी आप अदलिया में मुदाखलत ना करें, अदलिया को काम करने दें, तो जन्नत बन जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान के मसाइल ही हल हो जाए। मगर यहाँ मसला ये होता है कि इमरान खान साहब ये सब एंटी एस्टेब्लिशमेंट है जनाब। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई इनकलाबी नहीं है, लेकिन उनका पूरा का पूरा इनकलाब एक फोन कॉल का के ऊपर खड़ा है। एक फोन कॉल के बाद ढेर हो जाएगा। एक फोन कॉल या एक एलची, एक बंदा जो पैगाम लेकर इमरान खान साहब का आर्मी चीफ के पास जाए कि जनाब, आर्मी चीफ का बंदा इमरान खान के पास जाए कि जनाब खान साहब तो चाहते हैं कि हम मिलकर चलना चाहते हैं, तो देखिएगा फिर किस तरह ये जो सारा का सारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक तूफान है वो कैसे थम जाता है, झाग की तरह बैठ जाता है। ये हमारा आलम है कि हमारे पास जो हम करें तो वो चमत्कार है, और दूसरा जो करे
या हमारे हक में जो फौज करे वो चमत्कार, और दूसरे के हक में जो करे, और कहावत का आपको पता ही है वो क्या होगा फिर। तो ये सारी चीजें। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अपने बड़े भाई की तरफ आया हूँ, यहाँ पर हमारी अपना ईद की एक छोटी सी गैदरिंग है, तो आपको पीछे से आवाजें आती होंगी, बच्चों की आवाजें भी, खवातीन की आवाजें भी, और एक अच्छा खासा ज़ाहिर है यहाँ पर जो घरों का जो सिस्टम है छोटा, तो उसमें मैं एक कमरे में मैंने अपने आप को बंद किया हुआ है ताकि मैं आपके साथ बात कर सकूं, तो लिहाजा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा जो आवाज़ें आ रही है। तो मैं कह रहा था कि अगर हमारे हक में अ, हो मुदाखलत तो वो है चमत्कार, और हमारे खिलाफ हो तो वो कुछ और। तो ये वाला रवैया जो है हमारा, ये हमें ले डूबा हुआ है। तो अब देखें 29 अप्रैल को जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होगा, उसके बाद क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ नोटिस केस को किसी कमीशन के जरिए या किसी जेआईटी के जरिए तहकीकात के ऑर्डर करके और उसको निपटा देती है, या किस तरह मामला जाता है 29 को पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि मैंने जो सफर में काफी सारा ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि जाहिर है मैं जम्पल इधर की हूँ, सिंध की, और फिर मैं 2000 में लाहौर आया था, फिर गाँव हैदराबाद, कराची, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आना जाना रहता है, लगातार आना जाना रहता है। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि सड़कों पर मैं फिरा हूँ, और वैसे भी फिरता रहता हूँ सड़कों पर। मतलब मैं अपना सक्खर से जैकबाद गया बाय रोड, वो नेशनल हाईवे है, और बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई है जैकबाद तक, और बड़ी खूबसूरत। लेकिन जहाँ जहाँ बीच में शहरों से गुजर हो, तो फिर शहरों के अंदर फिर वो सड़क या तो टूटी फूटी हुई है, या फिर उसके ऊपर कचरे के ढेर, जो डिवाइडर है उसके ऊपर भी कचरे के ढेर। ये मैंने ऑब्जर्व किया। सक्खर शहर में आप अंदर चले जाएं, अंदर सफाई सुथराई का माहौल काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो बाईपास गुजरती है सक्खर शहर की, जो अपना दरिया को क्रॉस करके फिर आगे जैकबाद और शिकारपुर की तरफ जाती है और कोयटा की तरफ जाती है, वो रोड जो है उसके ऊपर उसका बुरा हाल है। वो है, जाहिर है वो नेशनल हाईवे के अंडर आती है, लेकिन बुरा हाल है क्योंकि वो शहर के बीच से गुजर रही है। अब मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप आता हूँ। आज मैंने सफ़र किया अपना इंडस हाईवे के ज़रिए, जामशोरों से हैदराबाद से अपना 7 से दादू से जोही। हमारी जो सड़क है जोही की, वो तो उसका कोई मेरा ख्याल है 8-10 किलोमीटर का टोटा जो है, 5-6 किलोमीटर का, वो जो सैलाब में बह गया था, तो वो अभी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। उसकी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, लेकिन अभी रुका हुआ, पता नहीं क्यों, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन बाकी जो मैंने देखा कि इंडस हाईवे है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, उसके कई पैचेज हैं जो अभी भी बन रहे हैं, यानी अपना सिंगल रोड है जिसके ऊपर काम अभी पता नहीं कब कंप्लीट होगा। इसको हम लोग ऊनी सड़क भी कहते हैं। यहाँ पर आए रोज हादसे होते हैं, और इतने खतरनाक हादसे होते हैं कि अल्लाह की पनाह। इस पर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि सड़क को कंप्लीट किया जाए। फिर उन्होंने सूबे और मरकज़ के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कंप्लीट करने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या हुआ, वो रुक गई, और फिर अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। इमरान खान साहब का दौर भी चला गया, फिर शहबाज शरीफ साहब का 16 माह का दौर भी चला गया, और ये वाला दौर भी चला गया। इसी सड़क के ऊपर ही मुराद अली शाह साहब का अपना जो है 7, उसके बाद फिर उनकी अपनी तहसील भान सैदाबाद, और उनका अपना गांव वाहड़, वो भी बिल्कुल सड़क के साथ ही है, कुछ फरलांग के अंदर करके उनका गांव है आबाई, वो भी उसी सड़क के ऊपर है। सड़क बड़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन उसमें एक तो जो मैंने पैचेस की बात की, और दूसरा ये कि जहाँ वो सड़क का काम हो रहा है, जहाँ पे डाइवर्शंस हैं, वहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी रात को सफ़र किया, दिन में सफ़र करो तो आपको फ़र्क, सुबह जब मैं गया था तो मुझे फ़र्क महसूस वो पता नहीं चला था, लेकिन जब रात को सफ़र किया तो अचानक पता चलता है कि जनाब यहाँ पे अचानक सड़क जो है वो जो सड़क की कारपेट बिछा हुआ है, तो फिर अचानक सड़क नीचे चली जाती है। तो एक बड़ा, जहाँ हादसे ज़ाहिर इस तरह होते हैं, फिर अचानक सड़क जब डबल रोड से सिंगल रोड पे चली जाती है, तो वहाँ पर भी कोई होता है ना कि दूर से आपने कोई लाइटें लगाई होती हैं, कोई रिफ्लेक्टर्स लगाए होते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी स्पॉट पे एक हल्की सी कोई चीज़ लगाई हुई है। बंदा जब वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि वो यहाँ पर तो सड़क जो है वो सामने से भी ट्रैफिक आ रही है, सिंगल हो गई है। तो ये अजीब-ओ-गरीब किस्म का एक जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और नेशनल हाईवे का जो काम है, ये जो हादसात होते हैं जो मैंने देखा। दूसरा ये कि ये हवा का जो है ना वो पॉकेट है, यहाँ पर जब ख़ास टाइम पर हवा चलती है तो गाड़ियाँ उसमें हिल जाती हैं, तो उसका भी कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई ये एरिया जो है यहाँ शदीद हवा है
اور یہاں پر احتیاط سے گاڑی چلائیں. جو حادثات ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوکل ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ جو بھگو ٹوڑو جبل پہاڑ ہے ایک طرف دریا ہے تو وہاں پر ہوا پھنستی ہے اور ایک ایسا اپنا ہوا کے جھونکے چلتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ چھوٹی گاڑیاں خاص طور پر وہ تو ہل جاتی ہیں, یعنی وہ جانے والے اس سے ہٹ کر اور دوسری سائڈ تک چلی جاتی ہیں ہوا کے تھپیڑوں سے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ انڈس ہائی وے جیسے ہی آپ آتے ہیں سیون شہر میں داخل ہو تو سیون شہر میں آ کے انڈس ہائی وے جو ہے وہ بہت یعنی جو بائی پاس ہے بہت تنگ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, لوگوں نے وہاں پر اس کے اوپر اپنا کیا کہتے ہیں بینچز اور ٹیبلز رکھی ہوئی ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ وہاں پر میونسپل کارپوریشنز کام نہیں کر رہی. جہاں جہاں میونسپل کارپوریشنز کام کرتی ہیں وہاں تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا, مطلب حیدرآباد میں ہوں, حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کام کر رہی ہے نظر آ رہا ہے. حیدرآباد شہر کی جو ہے وہ خاص طور پر جو شہر کے اندر داخل ہونے والی سڑکیں ہیں, شہر کے اندر سڑکیں ہیں, قاسم آباد کا علاقہ ہے, کچھ لطیف آباد کے علاقے ہیں, جو شہر کی سڑکیں ہیں یہاں پر صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے اور اب گرینری بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے سڑکوں کے ساتھ ساتھ کچھ. تو جہاں کام ہوتا ہے نا وہاں پر نظر بھی آتا ہے, جہاں نہیں آتا تو سیون ہے مراد علی شاہ صاحب کا اپنا شہر ہے, وہاں پر وہ شہر کے انٹرنس جو ہے اتنی مطلب اور سیون جو ہے وہ قلندر لال شہباز کی وجہ سے شہر کی جو رونقیں ہونی چاہیے, شہر کو کا جو رشوش شہر کو کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہے. ایک تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اور دوسرا قلندر لال شہباز. تو میرا خیال ہے سیون کی میونسپل کارپوریشن جو ہے میونسپل کمیٹی وہ میرا خیال ہے کام نہیں کر رہی. میں نے ایک آبزرو کیا ہے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے چک ٹاؤن ہے وہ شکارپور کا, اور وہاں کے جو چیئرمین ہے نوجوان ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر میں اکثر کئی بار ان کا میں نے ذکر کیا کیونکہ وہ کام کرتے ہیں, ڈاکٹر رفیق مہر صاحب. وہ ابھی میں نے دیکھا کہ عید سے پہلے, عید کے دنوں میں عید سے پہلے انہوں نے شہر کی صفائی ستھرائی کی. عید کی رات انہوں نے جناب اپنی پوسٹر رکھی ہوئی تھی کہ جی واپڈا والوں سے ملوں گا, ان کو کہوں گا, کوشش کروں گا کہ عید کی رات کم از کم آپ نے لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی. پھر وہ سڑکوں کے اوپر اپنا چھڑکاؤ بھی ہو رہا ہے اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی بھی ہو رہی ہے اور شہر صاف بھی ہو رہا ہے. تو ساری چیزیں حیدرآباد میں نے دیکھا کہ عید کی رات کیونکہ ہم رات گئے تک جاگ رہے تھے تو وہ جو صفائی ستھرائی والی گاڑیاں ہیں وہ رات بھر کام کر رہی تھی, عید کے دن بھی کام کر رہی. تو جہاں کام ہے نا وہاں نظر آتا بھی ہے, جہاں ہو رہا ہے, اور جہاں نہیں ہے ظاہر ہے. اب جیسے دادو ہے, اب بائی پاس میں جیسے ہی آپ دادو شہر میں اپنا انڈس ہائی وے کے ذریعے داخل ہو تو پورا کا پورا کچرا جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈیوائڈر کے اوپر ڈال دیتے. وہاں کی جو میونسپل کارپوریشن کمیٹی کا کام ہے کہ وہ جو یہ سڑکیں ہیں ان کے اوپر ذرا کوئی اپنا درخت لگائے, کوئی پودے لگائے تاکہ کوئی تھوڑا سا لوگوں کو محسوس ہو کہ بھئی شہر کے اندر کوئی زندگی ہے. ایک اور چیز جو آخری میں بتاؤں آپ کو وہ یہ کہ شہروں کے اندر خاص طور پر مطلب کوئی بھی شہر, حیدرآباد ہے کوئی بھی ہے, بڑی بڑی سڑکیں, سڑکوں کے بعد ایک بڑی سی جگہ پڑی ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایک پودا ایک درخت نہیں لگتا. اچھا یہ پودے اور یہ درخت لوگوں نے خود بھی لگا سکتے ہیں لوگ, اس کے لیے سرکار کا کوئی میرا خیال نہیں چاہیے ہوتا ہے اپنا کوئی عمل دخل. مطلب میں دیکھ رہا تھا بھان سید آباد سے دادو تک بیچ میں جو پیچ ہے بڑا خوبصورت, وہاں جہاں بھی کوئی ڈھابا ہے, کوئی ہوٹل ہے, کوئی چائے خانہ ہے, کوئی کسی کی بیٹھک ہے, درختوں سے مطلب اس پہ لگی ہوئی, اور درخت بھی نیم کے اور پیپل کے درخت اور اس طرح کے درخت جو ہمارے لوکل درخت ہیں. تو وہ اب یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے. اب یہ جو اپریل ہے اور گرمی اس وقت سندھ میں بتا رہی ہے کہ جناب میں آ گئی ہوں, تو اس کا توڑ جو ہے وہ ہم ظاہر ہے درخت لگا کر درخت اگا کر ہی کر سکتے ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے لوگ جو ہے نا خود ذرا تھوڑی سی اپنی کیا ہوتا ہے ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کریں. اور دوسرا یہ جو چیز ہے نا میونسپل کمیٹیز بھی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں اور لوگ خود بھی دیکھیں کہ اچھی خاصی صاف ستھری سڑک ہوتی ہے, کچرا سارا کا سارا سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اگر وہ پھینک دیتے تو میونسپل کمیٹیوں والے آ کے اٹھا جائیں وہاں سے. مطلب میرا شہر ہے جو ہی اس کا تو برا حال ہے. میں وہاں گیا, پتا مجھے اکثر دوست بتاتے ہوتے ہیں کہ جی 15-20 لاکھ روپے جو ہے وہ ماہانہ, وہاں کا چھوٹا سا ٹاؤن ہے, ماہانہ 15-20 لاکھ روپے صرف وہاں پر جو کچرا اٹھانے والی گاڑی ہیں اس کے پیٹرول کے نکلتے اور گاڑیاں کام ہی نہیں کرتی. کدھر جاتا ہے پیسہ کچھ نہیں پتا. تو یہ میری کچھ چند آبزرویشن تھی کیونکہ اس بار میں رہا ہی سڑکوں پر ہوں تو پھر ذرا کچھ چیزیں مجھے نظر آئیں کہ کیا گند مچا ہوا ہے. میں نے کہا وہ گند
جو سڑکوں کے اوپر شہری پھینک دیتے ہیں اور بلدیات والے جو ہے اٹھاتے نہیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.